बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करना और वापस रीड करने को सीखा था। आज के लेक्चर में हम अपडेट और डिलीट करना सीखते हैं। प्रोजेक्ट ओपन किया। हमारे पास ये कैटेगरीज का कंट्रोलर था। उसमें हमने ये क्रिएट का एक मेथड बनाया था जिसमें हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए थे और यहाँ से हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड डेटाबेस से वापस हमने व्यू पे भेजे थे। अब मैं एक एडिट का मेथड बनाता हूँ। ये हमेशा जब आपने कोड लिखना होता तो याद रखें कि पहला जो पहली ब्रैकेट होती है वो नेम स्पेस की होती है, दूसरी क्लास की। आपने क्लास के अंदर काम करना होता है तो जब भी एंड से काम करो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे कोड लिखना है, यहाँ पे लिखना है या यहाँ पे लिखना है। तो आप दो ब्रैकेट्स छोड़ के यहाँ पे कोड लिखेंगे तो आप क्लास के अंदर होंगे। पहले डिलीट का बना लेते हैं। डिलीट डिलीट के लिए मैं एक आईडी लूँगा कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो इंट आईडी। और यहाँ पे मैं उस आईडी जो मेरे पास आई है उसके अगेंस्ट मैंने रिकॉर्ड लेना है। अब देखें यहाँ से मैं डाटाबेस से सारी कैटेगरीज ले रहा हूँ। अगर यही कोड मैं कॉपी कर लूँ और इधर डिलीट वाले में पेस्ट कर दूँ, कैटेगरीज के बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी लिखूँ, मैंने एक कैटेगरी लेनी है। और यहाँ टू लिस्ट के बजाय मैं इसको फर्स्ट डिफ़ॉल्ट करूँ। अच्छा, यहाँ पे वो हमने यूजिंग में भी डाटाबेस का कनेक्शन ओपन नहीं किया। यूजिंग और DB इज इक्वल टू न्यू ऐप DB कॉन्टेक्ट्स। नेक्स्ट एक दफ़ा करोट का ऑपरेशन हो जाए फिर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू देखेंगे कि डाटाबेस के ऑब्जेक्ट को कैसे गेट करना है। तो इसमें फर्स्ट डिफ़ॉल्ट आ जाएगा DB डॉट कैटेगरीज डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट, और रिटर्न व्यू में यही कैटेगरी हम यूज़र को वापस भेज देंगे। अब फर्स्ट डिफ़ॉल्ट कौन सी होगी? फर्स्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो पहली मिले, और अगर ना मिले तो डिफ़ॉल्ट की सूरत में कैटेगरी के अंदर नल आ जाएगा। लेकिन मुझे तो वो कैटेगरी चाहिए जिसकी आईडी मैं यहाँ से पास करूँगा। हमने राउटिंग में पढ़ा था कि कंट्रोलर का नेम होता है, फिर एक्शन का नेम होता है, उसके बाद आप आईडी भेज सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आप भेजते हैं कैटेगरीज स्लैश डिलीट स्लैश 5, तो इसका मतलब है 5 आईडी वाली कैटेगरी हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ कैटेगरीज के आगे मैं वेयर लगाऊंगा। वेयर एम गोज टू एम डॉट आई डी इज इक्वल टू ऊपर से यूजर ने आईडी पास की वो। तो ये हमारी क्यूरी बन गई। इसको अगर हम एसक्यूएल की फॉर्मेट में लिखें तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। ये जो भी मतलब आईडी आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड व्यू करूँगा, ऐड व्यू। इसमें जो टेम्पलेट है वो मैं डिलीट वाली यूज़ कर रहा हूँ। मॉडल की क्लास वही कैटेगरीज वाली, और ऐप DB कॉन्टेक्स्ट देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज तो पहले से ही एडेड है, ना भी दें तो काम चल जाएगा। ये हमारे पास व्यू ऐड हो गया। इस पे वो हमसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, और ये इसकी डिटेल दिखाएगा। और आखिर में मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि फॉर्म का जो एक्शन है वो डिलीट ही है। मेथड पोस्ट होगा और उस पर ये सिर्फ एक मुझे आईडी भेजेगा। ये मैंने आईडी वहाँ से रिसीव करनी है। अब मैं यहाँ पे दोबारा यही बनाता हूँ। इसके ऊपर मैं HTTP पोस्ट लगा देता हूँ कि ये मुझे पोस्ट वाली रिक्वेस्ट से गेट होना चाहिए। और जैसे मैंने डेटाबेस से वो उठा लिया कैटेगरी को, तो यहाँ पे मैं कहूँगा DB डॉट कैटेगरीज डॉट रिमूव कैटेगरी। ये जो मैंने कैटेगरी डेटाबेस से उठाई है इसको रिमूव करना है। DB डॉट सेव चेंजेस, डेटाबेस सेव कर देना है, और रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन
वापस जो है एक्शन पे जाना है, इंडेक्स वाले पे, जिस पे हमारी सारी कैटेगरीज मौजूद है। अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि आप डिलीट का नाम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर भी आपने यूज़ किया हुआ है। इस तरह तो हमने कैटेगरी में क्रिएट वाला भी दो जगह पे यूज़ किया था, लेकिन इनके पैरामीटर अलग अलग थे, उसके पैरामीटर थे, इसके पैरामीटर नहीं है। और यहाँ पे आप देखें तो आपने दोनों में इंट आईडी रखा हुआ है, इस वजह से एरर आ रहा है। अब इसके दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन तो ये है कि आप इसका नाम कुछ और रख दें, डिलीट कन्फर्म रख दें फ़र्ज़ किया, और यहाँ पे आप एक एनोटेशन टैग लगाएं जिसमें आप एक्शन नेम डिलीट डाल दें कि ये डिलीट वाला एक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दें। एक तरीका तो ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये सारे को कमेंट कर देता हूँ और दूसरा तरीका नीचे बताता हूँ, क्योंकि दो सेम नाम से एक्शन नहीं हो सकते अगर उनके पैरामीटर भी सेम है तो। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं इसका नाम डिलीट ही रहने देता हूँ और ये नहीं लगाता। यहाँ पे मैं इंट आईडी लेने के बजाय, बेशक वहाँ से मेरे पास सिर्फ आईडी आ गई, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं कैटेगरी का पूरा ऑब्जेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे, कैटेगरी ओबीजे। अब ऊपर और नीचे जो है ना चेंज हो गए हैं, वहाँ पे सिर्फ आईडी है, यहाँ पे पूरी कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ जब मैं मैच कराऊंगा तो मैं कैटेगरी डॉट आईडी लिखूंगा, ये जो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट, और सॉरी ओबीजे जो मैंने बनाया ओबीजे डॉट आईडी, इस ऑब्जेक्ट की आईडी के इक्वल हो। तो इस तरह भी ठीक है। अब मैं रन करता हूँ। यहाँ से मैं कैटेगरीज वाले सेक्शन पे जाता हूँ। ये मेरे पास कैटेगरी बन गई है, मैं एक और टेस्टिंग कैटेगरी बना लेता हूँ। वो कोई यूआरएल नहीं देता, पेरेंट भी नहीं देता, क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गई। अब इसको मैं डिलीट वाला मेथड कॉल करता हूँ, उसमें डिलीट, डिलीट वाला कॉल किया, इसने मुझे बताया कि आपकी ये टेस्टिंग कैटेगरी है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, एक्टिव नहीं है, और लोगो भी नहीं है, इसकी पेरेंट भी नहीं है, आप डिलीट करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस। डिलीट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि डिलीट हो गया। अब सेम अगर ऊपर वाला मेथड लिखा होता तो इसमें भी इसी तरह ही डिलीट हो जाता, सिर्फ ये कि ये एक्शन नेम डिलीट होता और यहाँ हम सिर्फ डायरेक्ट आईडी ले रहे होते। तो डिलीट करने का मैकेनिज्म बिल्कुल इतना सिंपल सा था। इसी तरह अगर एडिट करना चाहें तो जैसे हमने डिलीट के गेट वाला बनाया है, इसमें एडिट वाला भी ऐसा ही बनेगा। इसको डिलीट की जगह एडिट लिख देते हैं, बाकी सारा ऐसा ही है। आप एक ऑब्जेक्ट लेंगे और रिटर्न व्यू में उसी कैटेगरी को वापस भेजेंगे। हाँ, इस पे हम एक चीज़ लगा लेते हैं कि बाद वक़्त कोई इनवैलिड आईडी आ जाती है, क्योंकि यूआरएल के थ्रू आईडी आ रही होती है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लाजमी चेक कर लें कि इफ़ कैटेगरी इज़ इक्वल टू नल, अगर कैटेगरी नहीं मिली, इससे मुराद है यूज़र ने आईडी गलत पास की थी, तो उसको आप यहाँ से नॉट फाउंड का बता दें कि ये चीज़ हमें नहीं मिली, तो रिटर्न नॉट फाउंड। अब इसका क्या मतलब है? मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट को। देखिए हमारे पास ये है, एक नोकिया वाली कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही है। मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि डिलीट स्लैश वन, ये आईडी यहाँ पे पास हो रही है। यहाँ पे अगर मैं 100 कर देता हूँ तो अभी 100 आईडी तो जनरेट ही नहीं हुई, और 100 करूँगा तो ये फिर मुझे ब्लैंक पेज देगा, लेकिन सर्वर पे होऊंगा तो मुझे ये 404 बता रहा होगा कि नॉट फाउंड का 404 एरर आएगा। एडिट पे आते हैं। एडिट में हमने इसी तरह उठाया डेटाबेस से, और हमने चेक किया कि इफ़ कैटेगरी नल तो रिटर्न नॉट फाउंड। फिर एडिट का एक दूसरा मेथड बनाया जो कि पोस्ट वाला मेथड होगा। एक्शन आई एक्शन रिजल्ट एडिट। अब आप देखें कि यहाँ पे हम सिर्फ एक आईडी पास कर रहे हैं और उसके लिए हमें कैटेगरी का सारा रिकॉर्ड मिल रहा है। अब हमने कैटेगरी का सारा ऑब्जेक्ट देना है, जिसमें डाटा अपडेट करवाना है हमने। तो यहाँ हमारे पास कैटेगरी का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, ओबीजे। और यहाँ से हम इसको बताएंगे कि सबसे पहले तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
और यहाँ बताएंगे db डॉट कैटेगरीज, db डॉट एंट्री ऑफ obj, यानी कि आपकी कैटेगरी का जो ऑब्जेक्ट है उसकी एंट्री, डॉट स्टेट इज इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड। तो ये आप शुरू में अगर नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, इस पे फिर ऑल इंटर करेंगे और ऊपर यूजिंग में ये लिख देगा। यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, हमने चेक किया कि डीबी डॉट एंट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी स्टेट क्या होगी, उसकी स्टेट मॉडिफाइड आएगी, डाटाबेस में वो चेंज होने जा रहा है। यहाँ पे डीबी डॉट सेव चेंजेस, बस इतना सा है, और रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। अब मैं रन करता हूँ इसे। या मेरे एडिट का ओपन किया, एडिट। अब ये कह रहा है इनवैलिड, द एडिट वाज नॉट फाउंड। अच्छा, एडिट का व्यू मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ पे राइट क्लिक करें, गेट वाला या पोस्ट वाले किसी भी आप कर सकते हैं, ऐड व्यू करें और इसको टेम्पलेट यूज़ करें एडिट वाली। और जो मॉडल की क्लास यूज़ करनी है वो कैटेगरी होगी और ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा। ये यहाँ पे लिखें या ना लिखें एक ही बात है, मैंने बताया था कि ये आपके ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में एक डीबी सेट की लिस्ट डालता है। अगर वो पहले से डली हुई है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं डली हुई तो फिर डाल देगा। ये हमारे पास एडिट का फॉर्म आ गया, मैं रन करता हूँ इसे। एडिट और क्रिएट के फॉर्म बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा। ये सिर्फ एडिट वाले एक्शन पे जा रहा है, वो क्रिएट वाले पे जा रहा था, और यहाँ पे क्रिएट के बजाय बटन पे सेव लिखा हुआ। बाकी सारा वैसा ही होता है। एडिट की सूरत में पहले से आपको फॉर्म फिल्ड नज़र आता है, और क्रिएट की सूरत में आपने फॉर्म फिल करना होता है, नया आइटम आप डाल रहे थे सिस्टम में। अब मैं बैक जाता हूँ और एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए फॉर्म ओपन हो गया है, उसमें जो डाटा मैंने लिखा था वैसे ही मुझे मिल गया है। अब नोकिया यू लिख देता हूँ कि अपडेटेड, सम डिस्क्रिप्शन के आगे भी यू लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब देख सकते हैं ये अपडेट हो गया। तो ये एडिट और अपडेट करने का तरीकाकार था। बहुत ही सिंपल और इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कुछ चीज़ में समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ के इंसर्ट अपडेट डिलीट के मेथड जो है समझे कि विद इन 2 मिनट बनाने लगा हूँ। डॉटनेट में आपको एक बड़ी फैसिलिटी है जिसे हम स्कैफोल्ड टेम्पलेट्स कहते हैं। स्कैफोल्ड टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हम एडिट डिलीट के मेथड्स खुद से मतलब बनाने के बजाय सिस्टम से जनरेट भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ से एक चीज़ देखता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल स्लाइडर है, इमेज स्लाइडर। इमेज स्लाइडर जो है ना, मैं ये बनाना चाहता हूँ, इसके इंसर्ट अपडेट डिलीट बनाना चाहता हूँ। जो मैं स्लाइडर क्लाइंट साइड में शो कराऊंगा उसमें नए इमेज ऐड करने का ऑप्शन, पुराने रिमूव करने का ऑप्शन, या कोई अपडेट वगैरह करने का ऑप्शन वो देना चाहता हूँ। तो कैटेगरीज पे राइट क्लिक करूँगा अपना कंट्रोलर्स पे, और फिर कंट्रोलर चूज़ करूँगा। तो यहाँ से देखिए हम एम्प्टी कंट्रोलर यूज़ करते रहे। दूसरे नंबर पे अगर हम कहते हैं विद रीड राइट एक्शन, तो ये हमें एक्शन तो बना देता है जिसमें क्रिएट एडिट डिलीट जो भी हमने बनाए थे सारे दे देगा, लेकिन उसमें कोड नहीं लिखेगा। और अगर तीसरा ऑप्शन हम चूज़ करते हैं ना, एमवीसी कंट्रोलर विद व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हमें व्यूज़ भी जनरेट कर देगा, कंट्रोलर भी बना देगा, और कंट्रोलर और उसके अंदर सारा कोड भी लिख देगा जिसमें हम एडिट अपडेट डिलीट का काम कर सकेंगे। तो मैं ऐड करता हूँ। ये मैं इससे मॉडल की क्लास पूछेगा कि कौन सी क्लास है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि इमेज स्लाइडर की क्लास है, और ये ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट इसका कॉन्टेक्स्ट होगा। व्यूज जनरेट कर दो, रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज यानी कि वो सिक्योरिटी वैलिडेशन जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे फाइलें रख दो, और लेआउट पे यूज़ करें। कंट्रोलर का नाम क्या रखना है, इसके अगेंस्ट जो कंट्रोलर बनेगा तो वो इमेज स्लाइडर्स के नाम से बनेगा। ऐड करें।
ये बाज़ का टाइम लेता है, बाज़ का जल्दी ऐड हो जाता है। ये देखिए ऐड हो गया। अब आप देखें तो इसने यहाँ पे प्राइवेट में ऐप डीबी कॉन्टेक्ट्स रखा हुआ है और ये एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है उसके थ्रू ले रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ा नहीं है, मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स को मैं दे रहा हूँ न्यू ऐप डीबी कॉन्टेक्ट्स। ये इसके कंस्ट्रक्टर में दे रहा है कि जब इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा, जो ही ये कंट्रोलर कॉल होगा तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रख देगा। अब देखें वही चीज़ है, एसिंक आ गया इसके साथ। एसिंक प्रोग्रामिंग को भी हम देखेंगे बाद में क्या होती है, एसिंक के वेट, ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन बाकी इसने कोड वैसा ही लिखा जैसे ये क्रिएट का है। इसमें फिर इसने कुछ ड्रॉप डाउन लिस्टें रिक्वायर्ड थी वो रखते हैं, ये बाइंडिंग का कुछ कंसेप्ट है वो आ गए। और फर्दर जो है जो जो चेंजिंग इसमें है या नई चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम जैसे ये वैलिडेट एंटी फॉरगेट टोकन है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। आज के लेक्चर के यही तक होगा और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। इमेज स्लाइडर्स, ये देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ गया आपके पास। क्रिएट पे गए, इमेज की यूआरएल आ गई। मैं वैसे यूआरएल एंटर कर देता हूँ। स्टार्ट टाइम एंड टाइम मैं नहीं देता, सम टाइटल दे देता हूँ कोई और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। पेरेंट आईडी नहीं है, यूआरएल है, यूआरएल दे देता हूँ। तो इमेज यूआरएल ऊपर भी थी, ये दो आई हैं तो हम इसको देख लेते हैं कि दो क्यों आई हैं। क्रिएट का बटन प्रेस किया तो ये देखें एक आपके पास रिकॉर्ड आ गया है। आप एडिट करें तो एडिट का ऑप्शन भी आ गया। यूआरएल फर्स्ट इसको नाम दे दें आप, तो ये देखें यूआरएल फर्स्ट आ गई और इमेज यूआरएल भी है और इसमें यूआरएल भी आ रही है। तो हम देख लेते हैं कि हमने मॉडल बनाते वक्त उसमें एक्स्ट्रा रख दी थी या कोई और वजह है। ये देखिए इसमें इमेज यूआरएल भी हमने रखी हुई है और ये एंड पे हमने यूआरएल भी रखी हुई है। तो दोनों में से एक चीज़ हमने रखनी है, दूसरी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इमेज यूआरएल में निकाल देता हूँ, सिर्फ यूआरएल रखता हूँ और इसको रन करता हूँ। एक दूसरा इमेज ऐड करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने एक फील्ड निकाल दी, तो अब जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रही है ये देखें वहाँ वहाँ ये एरर दे रहा है। तो एरर लिस्ट पे गए, यहाँ पे एरर लिस्ट हमारे पास आ रही थी, मैंने डबल क्लिक किया, इसने मुझे बताया कि यहाँ पे इस लाइन में यूज़ हो रहा है। बैक पे आया, देखा तो ये यहाँ पे यूज़ हो रही थी, इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट दोबारा एरर लिस्ट पे गया, दूसरे नंबर पे यहाँ यूज़ हो रही है। अच्छा ये तो हो गई है, ये तीन लाइनों में यूज़ हो रही थी, तीन लाइनें वो हो गई। ये एक लेबल और एक जो आपकी फील्ड आ रही होती है और उसके अगेंस्ट जो एरर शो कराना आता है। इसके अलावा ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एडिट की व्यू में यूज़ हो रहा है, इसमें डिटेल की व्यू में या डिलीट की व्यू में। आप एडिट की व्यू में आ गए, इसमें तीन जगहों पे यूज़ हो रही है, एक ये और दो इसके नीचे जो है, और इसके अलावा यहाँ पे यूज़ हो रही है। जो इंडेक्स का पेज है यहाँ पे सारी रिकॉर्ड शो होते हैं, वहाँ पे यूज़ हो रही है। अब अगर मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ, यहाँ बिल्ड पे जाके रीबिल्ड करता हूँ और मुझे कोई एरर नहीं देता तो मतलब ठीक है, अगर एरर देता है तो फिर चेक करना होगा। ये देखिए रेडी हो गया तो कोई इशू नहीं है, रीबिल्ड आल सक्सेसड हो गया। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, ये प्रोजेक्ट रन हो गया है और यहाँ से मैं एक नया इमेज ऐड करता हूँ। क्रिएट न्यू, स्टार्ट एंड टाइम नहीं देता, सम टाइटल 2 और डिस्क्रिप्शन 2 और यूआरएल भी 2 कर देता हूँ। क्रिएट करता हूँ, देखिए डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसमें देखिए हमने एक फील्ड निकाली है, इसके बावजूद ना कोई इशू नहीं आया। अब मैं एडिट करता हूँ, एडिट, और इसमें सम टाइटल 2 अपडेटेड। अब मैं सेव
करता हूँ सेव, इससे हो रहा है। तो अगर आपको इसमें कोई इश्यू आए या कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपको माइग्रेशन चलानी होगी। वैसे तो आप कोई भी फील्ड निकालें तो माइग्रेशन उसी वक्त चलाना ज़रूरी होती है, लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं भी चला सकते तो कुछ केसेस हैं जिनमें इशू नहीं आता, लेकिन कुछ केसेस में इशू आता है। तो जब इशू आए तो आपको पैकेज कंट्रोल मैनेजर पे जाना है। आप माइग्रेशन देख लें, हमने पहले चेंजिंग लिखा था, फिर रिमूवल कॉलम लिखा था। अब फिर मैं लिखता हूँ कि रिमूवल एक्स्ट्रा कॉलम, यहाँ पे ऐड माइग्रेशन और नाम देता हूँ रिमूवल कॉलम फ्रॉम इमेज स्लाइडर्स। नाम कोई भी दे सकते हैं आप। ये देख लें ये कॉलम ड्रॉप कर रहा है, डेटाबेस से ड्रॉप हो जाएगा। कोई इशू हुआ तो ये दोबारा कॉलम ऐड हो जाएगा, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। पैकेज मैनेजर कंसोल पे गए, अपडेट डेटाबेस की कमांड कॉल की, डैश वर्बस, देखिए डन हो गया। इसने डेटाबेस में टेबल में जो एक एक्स्ट्रा कॉलम था जो हमने रिमूव कर दिया, तो उसने डेटाबेस से भी उस कॉलम को रिमूव कर दिया। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। लेक्चर बहुत शॉर्ट सा है, लेकिन आपने लास्ट वाला लेक्चर और इस लेक्चर को मिला के आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट को अच्छी तरह देखना है। और इस दूसरे जो मैंने इसका फोल्ड के ऑप्शन से बताया जिसमें वो इंसर्ट अपडेट डिलीट के मेथड खुद लिख देता है, इसको भी आपने देखना है कि इसका कोड क्या लिखा हुआ और कैसे काम कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको डिबगर के बारे में बताऊंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिबगर क्या होता है, कैसे काम करता है, आपने कैसे एक एक स्टेप्स मतलब में वीडियो स्टूडियो को रोक के चेक कर सकते हैं कि आप डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे परफॉर्म हो रहे हैं और किस स्टेज पे क्या क्या डाटा आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स की क्या वैल्यूज़ आ रही होती हैं और ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है। और इसके अलावा जो है फिर हम एजेक्स वगैरह के साथ काम करना सीखेंगे कि अगर यही फॉर्म जो हमने नॉर्मल वे से सबमिट किया इसको एजेक्स के थ्रू अगर सबमिट करवाना चाहें, जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन में होता है। और फिर इंशाल्लाह इसी तरह कोर्स में हम एडवांस लेवल पे चलते जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।